बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है तुर्की के हवाले से और बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे आप लोगों को। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि मेरी वालदा, बहन और कुछ रिश्तेदार, कुछ करीबी दोस्त तुर्की इस्तांबुल में भी रहते हैं, तो मुझे वहाँ की लम्हा बलम्हा जो है वो ख़बरें मिलती रहती हैं और मैं वहाँ के हालात से बाखूबी वाकिफ़ होती हूँ। और इसी तरह से क्योंकि मेरी रिहाइश कनाडा में है तो मैं कनाडा के हवाले से भी आप लोगों को जो है वो गाइड करने की कोशिश करती हूँ अपनी बेहतरीन मालूमात के हवाले से। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है तुर्की के हवाले से। तो जो ख़वातीन व हज़रात मुझे सिर्फ़ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और वो ये जानते हैं कि मैं सिर्फ़ कनाडा के हवाले से बात करती हूँ, तो अगर वो तुर्की के लिए वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदना, विज़िटर वीज़ा, कैसा वहाँ के हालात हैं, स्कैम क्या क्या होते हैं वहाँ पर, शॉपिंग कैसी है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो बात है वो मैंने वहाँ पर तकरीबन 20-25 वीडियोज़ जो हैं वो वहाँ पे बनाई हैं तुर्की के हवाले से, ख़ुसूसन इस्तांबुल के हवाले से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो ज़रूर देखिएगा और उम्मीद यही है कि आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा भी अगर आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पर आप घूमने के लिए जाएं, चाहे यूएसए से, चाहे कनाडा से या किसी भी मुल्क से, और वहाँ पर आपको ये परेशानी हो कि वहाँ पर आप कैसे घूमेंगे, कैसे अपना प्लान जो है वो सेट करेंगे, या फिर ये कि रिहाइश का अगर वहाँ कोई मसला है आपके लिए, तो आप मुझसे ज़रूर मदद ले सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जो लोग वहाँ काबिल भरोसा हैं उनके ज़रिए आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ, और ताकि अगर खुदा ना करे आपको वहाँ कोई परेशानी होती है तो आप उनसे राब्ते में रहकर अपने मसाइल सॉल्व कर सकें। ख़ुसूसन जो मसाइल होते हैं अगर आप वहाँ घूमने के लिए, अपने टूर करने के लिए जा रहे हैं एज़ अ विज़िटर वीज़ा, तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वहाँ पर वो रिहाइश की होती है, क्योंकि आपको पता है कि टूरिस्ट सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है। लोग सैर तफरी के लिए पूरी दुनिया से इस्तांबुल में जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिहाइश का मसला होता है, होटल्स का मसला होता है। आप लोगों को नहीं पता होता कि किस जगह आप होटल लें, कौन सी जगह आपके लिए बेनिफिशरी होगी। दूसरी अहम बात कि आजकल जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अगर आप 3-4 फैमिली मेम्बर हैं या उससे ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं और आप होटल जो है वो लेते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी महंगा वो होटल जो है वो आपको पड़ता है। उससे बहुत बेहतर है कि एयरबीएनबी या फिर कोई अपार्टमेंट्स जो हैं, अक्सर ख़वातीन व हज़रात वहाँ पे बिज़नेस के लिए उन्होंने 2 या 3 फ्लैट्स जो हैं वो अपार्टमेंट्स लिए हुए और उनको शॉर्ट टर्म पे वो रेंट आउट करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई आपको सहूलत चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता क़ायम कर सकते हैं। जो लोग वहाँ भरोसे के, यानी जिनको कि जो मेरी दस्तरस में है, ये यूँ कह लीजिए कि अगर कोई मसाइल होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट मैं वो मेरे लिए रीचेबल है और मैं उनसे बात कर सकती हूँ, तो मैं उनका ज़रूर आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँगी और आप जो है उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। आई डोंट नो कि वो क्या उनके चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं, या फ्री ऑफ चार्ज वो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन ये इतना ज़रूर होगा कि आप बिला खौफ व ख़तर वहाँ पर अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि जो ख़वातीन व हज़रात वहाँ जाना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि मेरे चैनल पर पारो फातिमा यूट्यूब चैनल पे जाकर टर्की के हवाले से जो मैंने 2-3 स्कैम के हवाले से, टैक्सी अगर आप लेते हैं या फिर बाज़ारों में शॉपिंग करते हैं, किन किन चीज़ों की आपको एहतियात करनी है, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है। तो अच्छा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल ये आ रहे हैं कि जी तुर्की की में हम अगर जाना चाहते हैं तो क्या टीआरसी अब भी मिल रही है, यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड हमको मिल रहा है, हम 1 साल या 2 साल के लिए वहाँ रह सकते हैं, या वो ख़वातीन व हज़रात जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं और वो ये पूछते हैं कि जी हमारा टीआरसी रिन्यू होने का टाइम आ रहा है, तो सुनने में ये आ रहा है कि अब फॉरेनर्स के लिए वहाँ पर बहुत गहरा तंग हो गया है, टीआरसी अप्रूव नहीं हो रही। तो उन सब सवालों का जवाब मैं आज देना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं तुर्की और घूमने फिरने के लिए आना चाहते हैं, तो अब आपको पता है कि अनातोलिया वीज़ा सर्विसेज के नाम से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुख्तलिफ़ शहरों में जो है ये इनके दफातर मौजूद हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर जाते हैं, उनकी फ़ीस है $65। वो आपसे अपनी सर्विस फ़ीस लेते हैं और तुर्की की वीज़ा फ़ीस जो है वो $60 है।
तो वो ये जो है आपसे चार्जेस लेते हैं और आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। इसके अलावा एक और ख़र्चा आपका वहाँ पर होता है, यानी जिसको आप कहेंगे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस। वो भी आपको कहीं और से बनवाने की ज़रूरत नहीं होती। $45 वो वहाँ चार्ज करते हैं और डिपेंड करता है कि आपको 3 महीने की इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, 6 महीने की या 1 साल की। तो अगर आपको 3 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो उसके चार्जेस वो $45 हैं। 6 महीने की अगर चाहिए है तो $60 है। अगर 12 मंथ्स की चाहिए है तो $70 है। तो ये उसकी फ़ीस होती है और आप ये तमाम सर्विस फ़ीस और वीज़ा फ़ीस देकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकूंगी वो ख़वातीन व हज़रात जो कि चाहते हैं कि वो साल में 2 या 3 दफ़ा विज़िट करें तुर्की में, यानी फ़र्ज़ करें एक दफ़ा गए और जाने के बाद उनको घर ख़रीदना है वहाँ पर या बिज़नेस अपना में इन्वेस्टमेंट करनी है। वो चाहते हैं कि दोबारा आएँ और दोबारा आके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, जहाँ पे भी वो रहते हैं वहाँ पर वाइंड अप करें और दोबारा जाएं। तो उन सबको मैं रेफ़र करूँगी कि वो बजाय ये कि वहाँ जाके टीआरसी हासिल करें और उनके चक्करों में पड़ें टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए, बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान से मल्टीपल वीज़ा जो है वो अप्लाई करें। किस तरह से हासिल होगा, क्या क्या सहूलतें हैं, कौन लोग हासिल कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो मैंने सबमिट की हुई है, अपलोड की हुई है। तो मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगी एंड में, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन उसकी फ़ीस जो है वो $90 है और साल में 2 दफ़ा आप तुर्की जा सकते हैं और एक साथ कंटिन्यूस 3 महीने वहाँ रह सकते हैं। तो अगर आपको 3 महीने के लिए वहाँ जाना है और आप समझते हैं 3 महीने इनफ हैं, तो मल्टीपल वीज़ा लेके जाएं, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि टीआरसी का एक अलग झमेला होता है, डॉक्यूमेंटेशन है और बाज़ दफ़ा अप्रूव्ड होती है, बाज़ दफ़ा नहीं होती है। तो वो उसके चक्कर से बेहतर है कि आप मल्टीपल एंट्री लें। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे अहम सवाल है कि जी टीआरसी जो है वो इस वक्त बन रही है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आप यकीन करें पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर 3 ऐसी फैमिली, ना जाने कितने लोग होंगे, लेकिन जिनको मैं जानती हूँ और जिनकी मालूमात मेरे पास हैं, 3 ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि अपने लाखों रुपए बर्बाद करके वापस पाकिस्तान गई हैं। किसी ने, जिस तरह एजेंट हजरात बैठे हुए होते हैं, वो लारे लप्पे देते हैं, खुसूसन बुरसा में और छोटे शहरों में, जो वहाँ पर लोग, उनको ये पता होता है कि हमें कौन पकड़ेगा। एक दफ़ा वो आ जाएं, पैसे उनसे ले लें, उसके बाद जब उनको मजबूरन जाना पड़ेगा तो दोबारा कौन आता है हमें पकड़ने के लिए। और फिर लोगों को कुछ डर भी होता है, खौफ होता है कि ऐसा ना हो कि हमें बाद में ये परेशान करें या कोई मसले मसाइल खड़े कर दें। तो फिर वो सामने आते हुए भी डरते हैं। फिर कुछ उनको प्रेशर होता है अपने पीछे रिश्तेदार दोस्तों में कि अगर हमने वीडियो बना ली या अपना नाम दे दिया तो वो बाद में हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखें गए तो बड़े शौक़ से थे और वापस आए इस तरह लूट पिट के। तो इसलिए वो खामोश हो जाते हैं, इस मंज़र पर नहीं आते। लेकिन 3 ऐसी फैमिलीज़ हैं, पर हेड $500 उन्होंने टीआरसी के लिए दिए। जो साहब टीआरसी का दावा कर रहे थे कि जी हम हर हालत में आपको बनवा के देंगे, और टीआरसी तो बन रही है, और कौन कहता है कि टीआरसी नहीं बन रही। तो जी हाँ, टीआरसी बन रही है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि टीआरसी नहीं बन रही। लेकिन टीआरसी सबमिट करना और टीआरसी 1 साल या 2 साल की मिलना टोटली डिफरेंट थिंग्स है। जब भी वो ये आपसे कहते हैं कि जी हाँ टीआरसी तो बन रही है, हम टीआरसी बनवा रहे हैं, तो उनसे ये गारंटी लीजिए कि आप क्या 1 साल की टीआरसी देंगे बनवा के, क्या नहीं देंगे। और अगर नहीं देंगे तो हम आपको आपके चार्जेस नहीं देंगे। क्योंकि होता ये है कि टीआरसी की एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आपका अपॉइंटमेंट डेट आती है, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो मोस्ट प्रॉबली 60-70% तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस है, अच्छी जॉब है, तो बहुत मुमकिन है 20-25% लोगों को वो 3 महीने की टीआरसी दे देते हैं। तो 3 महीने की टीआरसी अगर फ़र्ज़ कीजिए 4 लोग हैं तो $2000 आपने वहाँ पर दिए सिर्फ सर्विस फ़ीस। फिर वहाँ पर 1 साल की या 2 साल की आपने हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदी, फिर आपको वो किराए के घर पे या होटल में वहाँ फंसा के उसका कमीशन लेके आप सामान ख़रीदते हैं, उसको डेकोरेट घर को करते हैं, और उसके बाद जब वो वीज़ा आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाती है तो सब कुछ आप वैसे ही छोड़ के लाखों रुपए बर्बाद करके वापस आते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि रिजेक्ट आपकी हो जाती है, जब आप सबमिट अपनी फ़ाइल करवाते हैं तो वो एक सबमिशन के लिए लेटर देते हैं, और वो एजेंट हजरात जो हैं वो ये उस पेपर को कहते हैं कि जी आपकी टीआरसी अप्रूव हो गई है, बस अब कार्ड आपका आएगा।
और लोग बेफिक्र हो जाते हैं, फैमिलीज़ बेफिक्र हो जाती हैं। और होता ये है कि जी उनकी रिजेक्ट हो चुकी होती है टीआरसी, उनको अंदाज़ा नहीं होता। जब 1.5-2-3 महीने बाद वो बार बार पूछते हैं हमारे कार्ड नहीं आ रहे, और वो ऑफ़िस में जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफ़िस जो गो चिदरसी जिसको कहते हैं, वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि जी आपका तो टीआरसी रिजेक्ट हो गया, आपको तो वापस जाना है। तो जब वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं तो उनको फिर वहाँ पर हज़ारों रुपए यानी कई $100 जो हैं वो वहाँ पर उनको देने होते हैं प्लेंटी, और उसके बाद वो वहाँ से वापस अपने मुल्क में लुट पुट के जाते हैं, सारा सामान और हर चीज़ छोड़कर। ठीक है, तो किसी पे भरोसा नहीं कीजिए। और अगर आप चाहते हैं अपनी किस्मत आजमाना, घर ख़रीदना, नौकरी करना, तो बराए मेहरबानी फ़ैमिली को लेकर बिल्कुल हरगिज़ मत आएँ। पहले अकेले आएँ, एक्सपेरिमेंट करें, देखें क्या क्या सूरत हाल है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि जी हम आपको वर्क परमिट दिलवा देंगे, तो वर्क परमिट आपको अपने मुल्क से मिलता है। उसकी भी वीडियो मैंने सबमिट की हुई है, तफसील से बताई हुई है। जिन जिन ख़वातीन हज़रात को चाहिए वो वहाँ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वर्क परमिट के लिए आपको वहाँ आना ज़रूरी नहीं है, आपको अपने मुल्क में ही एम्बेसी में अनातोलिया में डिफरेंट सबमिशन होती है, फॉर्म और रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो सबमिट करवाना होता है और तब आपको वहाँ से वर्क परमिट मिलता है और आप आते हैं। उसका एक मुकम्मल अलग प्रोसेस है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी यहाँ आ जाए हम वर्क परमिट दिला देंगे, बिल्कुल गलत है, कोई वर्क परमिट नहीं मिल रहा। ठीक है, तीसरी अहम बात जो है, बहुत ज़्यादा स्कैम्स जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया है, तो किसी पे भरोसा ना करें और बग़ैर किसी को जाने पहचाने अपने पैसे ना दें। और इन केस फ़र्ज़ कीजिए आप आ गए हैं और अपनी फैमिली के साथ और आप टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं, तो टीआरसी अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपके पास आपका लैपटॉप होना चाहिए और उस लैपटॉप के ज़रिए आप ख़ुद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, 6-8 स्टेप्स हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी हर चीज़ लिखी हुई होती है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। कहीं अगर आप अटकते हैं तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ कि किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई इतनी बहुत ज़्यादा एक सिंपल एप्लीकेशन होती है जिसके लिए वो आपको डराते हैं कि जी आपको ये करना है, ये करना है। तो अगर ख़ुद आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिचुएशन में आप फंस गए और आप वहाँ मौजूद हैं और चाहते हैं अपनी किस्मत आजमाई करना, तो अपनी एप्लीकेशन ख़ुद सबमिट करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ईजी तरीक़ेकार है। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो ग्रुप्स हैं उनमें काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, परेशान थे कि जी हमारा गो चिदरसी से हमें लेटर आया है, कॉल रिसीव हुई है या फिर मैसेज आया है कि आप फ़ौरन आएँ, या तारीख़ दिए कि जी आप 15 तारीख़ को आएँ या 20 तारीख़ को आएँ। तो लोग बहुत परेशान थे कि पता नहीं क्यों हमें वहाँ पे बुलाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा टीआरसी जो है वो कैंसिल करने जा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है। तो अब जो है उन्होंने क्या किया है, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप पिछले 2-3 साल से वहाँ पर रह रहे हैं या फिर किराए के घर में रह रहे हैं, या फिर वो ख़वातीन हज़रात जिन्होंने पहली दफ़ा जब टीआरसी अप्लाई किया था उनका एड्रेस कुछ और था और अब वो किसी और एड्रेस पे रह रहे हैं, तो उन तमाम ख़वातीन हज़रात के लिए क्या किया है, उन्होंने दोबारा कॉल कर रहे हैं, उनकी लेटेस्ट फ्रेश फ़ोटोग्राफ्स यानी उनकी तस्वीरें मांग रहे हैं और उनका बायोमेट्रिक यानी फ़िंगरप्रिंट्स जो हैं वो उनको चाहिए, वो उसको सबमिट कर रहे हैं और वो उनसे उसका मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने एड्रेस चेंज किया है और आपका नफूस जो है कहीं और पहले जमा हुआ था, अब कहीं और है, क्योंकि ये चेकिंग हो रही है फॉरेनर्स के लिए कि जिस एड्रेस को फ़र्ज़ कीजिए आपने 2 साल पहले अपना टीआरसी बनवाया था, उस पर कोई और एड्रेस है और वहाँ पर गवर्नमेंट के जो पर्सनस हैं वो वहाँ गए और उन्होंने देखा वहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करते हैं और बुलाते हैं। तो अपनी फ़ोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स के लिए आप वहाँ जाइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि जो इल्लीगल रह रहे हैं छुपते छुपाते, उनका टीआरसी जो है वो एक्सपायर हो गया है या उन्होंने बनाया नहीं है, तो उसके लिए बाज़ारों में, मेन बस स्टॉप्स पे, वो बस स्टॉप्स जहाँ पर आप 3-4 मेन पॉइंट हैं इस्तांबुल में जहाँ पर आपको बस सर्विस जो है, जो इनकी मेट्रो है, उससे उतरकर आप ट्रेन अंडरग्राउंड या मेट्रो ट्रेन जो है उसको आप उसमें सफ़र करते हैं। उन मेन पॉइंट्स पे आपको वहाँ पर सादा कपड़ों में जो हैं वो मिलते हैं और वहीं पे आपको पकड़ते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं। इसी तरह से वो ख़वातीन व हज़रात जिनके डॉक्यूमेंट्स
प्रॉपर मौजूद नहीं है, बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट, वो भी पाकिस्तानी। 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनके जो बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन उनका बिज़नेस जो है वो बिज़नेस कैंसिल करके, दुकान बंद करके उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। एक साहब जो हैं वो पिछले 1 महीने से जेल में हैं। उनकी दुकान थी, वो पिछले 2-3 साल से अपना कारोबार कर रहे थे, खुशो खुर्रम थे, लेकिन अचानक छापा पड़ा। आई डोंट नो कि उनके साथ क्या मसाइल हुए हैं। मैं मौका मिलेगा तो तफसील से उनसे पूछ के आपको बताऊंगी। और वो जो है उनको जेल कर दिया गया है। और एक और साहब जिनकी दुकान मौजूद थी, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी, अच्छा जनाब बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि आज यहाँ तूफ़ान का पेश ख़ीमा था। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर सामान रखा हुआ था और प्रॉपर सफाई नहीं थी। उनका भी टीआरसी कैंसिल कर दिया है, उनको भी वापस जाने के लिए डिपोर्ट कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। अभी इतवार बाज़ार में शॉपिंग, पिछली मेरी बहन जो है वो वहाँ पे मौजूद थी और उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ मौजूद थी। तो उन्होंने बताया अचानक वहाँ इतवार बाज़ार और जुमा बाज़ार जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर अचानक जो है वो पुलिस और सादा कपड़ों में गलियों से आ गई और लोगों को पकड़ पकड़, क्योंकि उनका अंदाज़ा हो जाता है कौन टर्किश है कौन फॉरेनर है, और वहाँ से उन्होंने पकड़ पकड़ के खुसूसन मर्दों को और औरतों को भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों को, औरतों को भी जो है वो पकड़ के, और उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें, और वो चेकिंग करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई है यहाँ पर, अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा। और जनाब अली, तो इसलिए आपको जो है वो क्या करना है कि बहुत ख़याल रखना है। और अगर आप लोगों की टीआरसी या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो कोशिश ये करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, क्योंकि अगर वो आपको पकड़ते हैं और डिपोर्ट करते हैं तो एक तो आपको बैन होता है 3 से 5 साल के लिए, प्लस आपको बहुत लंबा जुर्माना देना होता है। सही है, तो बहुत सारी छोटे छोटे जो हैं वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी एक ग्रुप पे मेरी बहन ने बताया कि जी एक फैमिली थी, उन्होंने अपने हस्बैंड, वाइफ और मदर सबकी टीआरसी के लिए रिन्यू करवाया, रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई किया। तो हस्बैंड, वाइफ, बच्चों को तो उन्होंने रिन्यू कर दिया, मगर मदर का जो है उन्होंने शॉर्ट टर्म 3 महीने का वीज़ा उनको दिया, और वो 1 साल या 2 साल जितनी की भी उन्होंने टीआरसी अप्लाई की होगी उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2023 में मुआहदा लुज़ान जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो उसके चक्कर में उन्होंने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा सख्ती की है। उनको अपने जो कहना चाहिए कैलकुलेशन है फॉरेनर्स की और सब चीज़ें वो एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए अपडेट उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें आप लोगों के गोश गुजार करनी थी। उम्मीद है जो लोग इंटरेस्टेड होंगे आने के लिए वो इस मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिए, बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों के जो इरादे, अल्लाह ताला आप लोगों को उन इरादों में कामयाब करे। बकरीद क़रीब है, खूब इंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।